आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आज हम थर्ड टॉपिक और मेरा टॉपिक है भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे हमको मुख्य रूप से क्लाइव के बारे में, उसके अलावा बेलेजली के बारे में और डलहौजी के बारे में, इसका जो सिद्धांत रहता है जैसे द्वैध शासन की नीति, सहायक संधि, व्यपगत का सिद्धांत, इन सबों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। आइए देखिए, सबसे पहले अगर हम मॉडर्न इंडिया का बात करें तो ये जो द्वैध शासन होता है, ये कंपनी को जब 1764 ईस्वी में बक्सर की जीत हुई थी तो उस समय से लेकर के और उसके बाद रेगुलरली रूप से हम देखते हैं कि 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक इन कालखंडों में इन्होंने यहाँ पे द्वैध शासन नीति को अवलंबन करता है बंगाल में। और हमने बात किया था कि बंगाल में ही इन्होंने पलासी और बक्सर की लड़ाई क्रमशः जीता था और जीतने के बाद संपूर्ण भारत को जीतने के लिए निकल पड़ा था। इसी के क्रम में बंगाल में ये जब जीत हासिल करता है तो वहाँ पे द्वैध शासन की नीति लागू करता है, अर्थात कंपनी को यहाँ पे उत्तरदायित्व सब मिल जाता है, अधिकार सब मिल जाता है, लेकिन उत्तरदायित्व कुछ भी नहीं रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, लेकिन अधिकार पूरा मिल रहा है। कितना बड़ी बात हो जाता है कंपनी के लिए। और यही जो इसका अधिकार होता है संपूर्ण भारत को जीत दिलाने में इसको सहूलियतें प्रदान करती है। जैसे बात करें तो दीवानी न्याय का अधिकार मिल जाता है कंपनी को और फौजदारी न्याय का मिल जाता है नवाब को। कहने का मतलब सीधा है कि पैसा वसूलेगा कौन? कंपनी, और पुलिस प्रशासन देखेगा, लड़ाई झंझट कहीं होगा तो शांत करेगा नवाब। सीधा सा मतलब ये हुआ। देखिए, यहाँ पे कंपनी ने अपने दीवानी कार्यों को करने के लिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अपने क्या कहते हैं गुमास्ते नियुक्त किए। जैसे कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां, बिहार के लिए राजा सिताब राय और उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ, ये जो है अपने गुमास्ते नियुक्त किए। अर्थात ये कहे कि भैया तुम हमको इस क्षेत्र से टैक्स कलेक्शन करके हमको देगा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसका जीरो है, लेकिन अधिकार सारा मिल गया। चूँकि यहाँ पे हम देखते हैं कि बंगाल के नवाब जो हैं वो 1764 के बक्सर की लड़ाई में हार जाता है, उसमें उसको मदद देने के लिए अवध और दिल्ली के जो मुगल बादशाह होते हैं वो आते हैं, और हारने के बाद हारा हुआ व्यक्ति संधि करते वक्त उसका कोई अधिकार नहीं होता है। फलस्वरूप द्वैध शासन कह सकते हैं कि एक थोपा हुआ शासन था। किस पे? तो बंगाल के नवाब पे। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कंपनी को एक सर्टेन मात्रा में आय आने लगा, जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत पे देखने मिला। और जब आय आ जाएगा किसी को तो वो अन्य क्षेत्र को आसानी से जीत लेगा। उसके पास बहुत मात्रा में पैसा हो गया, सेना का वो गठन कर लिया, और इसका प्रभाव आने वाले कालखंडों में जो जितने भी गवर्नर हुए उसको यहाँ पे बहुत सहूलियतें मिली। एक यहाँ पे कोट लिखा है, कोट है कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली, और ये था द्वैध शासन के अंतर्गत। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया। इसके अलावा कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ी की, प्रारंभ किया, और बेलेजली ने उस इमारत को पूरा करता है, और बाद के गवर्नर जनरल इसको अंतिम शक्ल देता है। तो बहुत ही एक कह सकते हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने खास करके क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, बेलेजली और उसके अलावा जो बाद के गवर्नर जनरल थे, ये ब्रिटिश जो एम्पायर है इस एम्पायर को खड़ा कर दिया, और उसका एम्पायर 200 साल तक भारतवर्षों में राज किया। तो सबसे पहले बात किए कि ये जो द्वैध शासन था इसमें जो अंग्रेज था, अंग्रेजी कंपनी को यहाँ पे राजनैतिक वर्चस्व मिली। क्या मिली? राजनैतिक वर्चस्व, राजनैतिक वर्चस्व। ये जो राजनीतिक वर्चस्व मिली, इसी के आधार पे इन्होंने फिर बाद में देखते हैं कि मैसूर को जीतता है, फिर बाद में मराठा को हराता है, फिर बाद में देखते हैं कि कर्नाटक की लड़ाई करता है। इसके अलावा और ये फ्रांस यहाँ पे हारता है, और उस क्षेत्र को ये जीत लेता है, खास करके हैदराबाद वाला क्षेत्र को ये अपने अधीन कर लेता है। इसके अलावा फिर हम देखते हैं कि पंजाब को अंतिम रूप से जीत लेता है। इन सभी को जीतने में कहीं ना कहीं बंगाल की विजय जो है अहम योगदान देता है। जैसे ही यहाँ पे जब क्लाइव का कालखंड खत्म होता है तो उस समय हम देखते हैं कि एक निश्चित मात्रा में आय जो है द्वैध शासन के अंतर्गत आने लगता है, और बाद के काल में हम देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग आता है तो ये जो द्वैध शासन की नीति होता है इसको ख़त्म कर देता है, और उन्होंने फिर 5 वर्षीय, उसके बाद फिर 1 वर्षीय, फिर बाद के काल में गवर्नर जनरल 10 वर्षीय वहाँ पर लगान व्यवस्था लागू करता है। इसी का अगला चरण होता है जमींदारी व्यवस्था,
फिर इसी का अगला चरण होता है रैयतवारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था, और इसी का अगला चरण होता है महालवारी व्यवस्था। और इसके अंतर्गत भारत में जो एक अर्थव्यवस्था का रीढ़ था यहाँ का, उसको ये तोड़ने का काम करता है और जमींदारी, रैयतवारी, महालवारी व्यवस्था के तहत ये अपने हित को साधता है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करने का काम करता है और अपने एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर होता है, उसको मजबूती प्रदान देने को काम करता है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे, ये मेरा कल का टॉपिक रहेगा, आज हम इसकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से द्वैध शासन को रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में किया। कंपनी को दीवानी न्याय का अधिकार मिलेगा, जबकि फौजदारी न्याय का अधिकार नवाब को मिला। और इस प्रकार से देखते हैं कि सारे की सारे जिम्मेदारी राजा पे जा गया, नवाब पे गया, लेकिन सारे के सारे अधिकार जो है वो कंपनी के गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है उत्तरदायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाब पर और अधिकार सारा किस पे, कंपनी पे। तो अधिकार कंपनी का है, इसी बात को याद रखिएगा, यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनेगा। तो इसीलिए कहता है कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, ये याद रखिएगा टर्म, उत्तरदायित्व रहित अधिकार, इसी टर्म को याद रखिएगा। पीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखना है। दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा, बिहार में राजा सिताब राय और उड़ीसा में राय दुर्लभ को नियुक्त किया। और राय दुर्लभ के माध्यम से उड़ीसा से टैक्स कलेक्शन किया, बिहार में और बंगाल से टैक्स कलेक्शन किया और अपने कंपनी को मजबूत किया। आगे हम बात करते हैं बेलेजली की सहायक संधि। वैसे तो फर्स्ट सहायक संधि 1765 में, ये जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि था, जो कि अंग्रेज वर्सेस अवध के नवाब के बीच में हुआ था, शुजा-उद-दौला के बीच में और अंग्रेज के बीच में हुआ था, यही था। लेकिन इसका वास्तविक शुरुआत हम देखते हैं कब, जब 1798 ईस्वी में बेलेजली जो यहाँ पे गवर्नर बन के आता है, तब ये करता है। और ये 1798 ईस्वी में पहला जो राज्य होता है हैदराबाद के तहत सहायक संधि किया जाता है। सहायक संधि सीधा मतलब होता है भैया, अगर ये राज्य है, मान लिया हैदराबाद का राज्य है, तो हैदराबाद को राज्य को हमने जीता, जीतने के बाद हमने वहाँ पे सैनिक रख दिया और सैनिक ही उस राज्य को देखेगा। अगर कहीं पे राजा किसी से युद्ध करता है तो बिना सैनिक उसी में जाएगा। अच्छा, कोई भी काम करता है, किसी से संधि समझौता करता है, तो बिना अंग्रेजी सेना के इंटरवीन किए हुए पूरा नहीं होगा। अर्थात कह सकते हैं कि उस राज्य को पंगु बना दिया, नाम के लिए तो राज्य वो है, लेकिन सारा अधिकार अंग्रेज के पास चला जाए। यही होता है सहायक संधि का मतलब। तो पहला सहायक संधि बेलेजली के द्वारा 1798 में हैदराबाद के साथ किया गया, मैसूर के साथ 1799 में, तंजौर के साथ 1799 में, अवध के साथ 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में, बरार एवं भोसले के साथ 1803 में, सिंधिया के साथ 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर आदि राज्यों के साथ किया गया। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, जो होलकर ने सहायक संधि जो है स्वीकार नहीं करता है, स्वीकार नहीं किया। अब याद रखिएगा, देखिए ये जब मराठा लगातार हार रहा होता है तो ये होलकर भी संधि करता है, राजपुर घाट की संधि, लेकिन इसको मानता नहीं है, समझे। तो यही क्वेश्चन बनता है कि होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया। इस बात को आप स्पेशली याद रखिएगा। चलिए, तो बेलेजली की सहायक संधि के तहत हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी, भरतपुर आदि राज्यों को याद रखिएगा। क्वेश्चन आपको बनता है मैसूर से कब 1799 में, हैदराबाद से कब 1798 में, तंजौर से कब 1799 में, अवध से कब 1801 में, पेशवा के साथ 1802 में। ये बसीन की संधि होता है। बरार एवं भोसले के साथ देखिए, ये जो सिंधिया होता है, फिर भोसले होता है, इन सबों के साथ सिंधिया से सूरजी अर्जनगांव की संधि करता है, फिर भोसले के साथ संधि करता है, ये जो सिंधिया है सूरजी अर्जनगांव के साथ, और फिर ये होलकर के साथ ये राजपुर घाट की संधि करता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि विभिन्न संधियों के माध्यम से ये जो है इसके भारतीय जो राज्य है, देसी राज्य, उसको कब्जा कर लेता। आगे चलिए, डलहौजी का व्यापक सिद्धांत। देखिए, डलहौजी भारत में ये व्यापक नीति के तहत बहुत सारे राज्यों को अपने में मिला है। यहाँ पे ये 3 राज्य का बात करता है, प्रथम श्रेणी का राज्य, द्वितीय श्रेणी का राज्य, तृतीय श्रेणी का राज्य। प्रथम श्रेणी के राज्य वे राज्य होते थे, अंग्रेज कर दीजिए, ना ही अंग्रेजों के अधीन रहा हो, अंग्रेजों के अधीन रहा हो, और ना ही कभी उसको पेंशन दिया हो। तो इस प्रकार के राज्य होता है प्रथम श्रेणी के अंतर्गत। और प्रथम श्रेणी के राज्य के अंतर्गत अंग्रेज को कोई जो है उत्तराधिकार के मामला में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। तो मामला क्या था? उत्तराधिकार का।
क्या मामला था? उत्तराधिकार का। अर्थात उत्तराधिकार के मामले में प्रथम श्रेणी के राज्यों को ये कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। द्वितीय श्रेणी के राज्य वे राज्य होते थे जो कि मुगलों के अधीन हो एवं पेशवाओं के अधीन हो, खासकर किसके अधीन? मराठा के अधीन हो, जो इसको कर देता हो और अंग्रेजी जो है, अंग्रेज राज को अब कर देता है। कहने का मतलब पहले ये मुगलों या पेशवाओं के अधीन था, जब इसको जीत लेता है अंग्रेज तो ये इनडायरेक्ट रूप से किसके अधीन आ जाएगा? अंग्रेजों के अधीन। तो इस प्रकार के राज्यों में जो द्वितीय श्रेणी के राज्य थे, अगर उत्तराधिकार का मामला आता है, उत्तराधिकार को अपना गोद लेता है, तो उसको जो है वहाँ का अंग्रेजी के जो गवर्नर जनरल थे उससे वहाँ पे उसको सहमति लेना होगा। तृतीय श्रेणी के राज्य में तो ऐसे राज्य जो अंग्रेजों ने इसको जीता है या इस राज्य को बनाने में मदद किया है। तो इस प्रकार के राज्य को जो तृतीय श्रेणी के राज्य उत्तराधिकार के मामला में गोद लेने का कोई अधिकार नहीं था। तब क्वेश्चन बनता है कि डलहौजी ने व्यपगत के सिद्धांत के तहत या हड़प नीति के तहत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत पहला जो विलित राज होता है ये होता है सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में डलहौजी ने इस राज्य को पहले अपने में मिला लेता है, विलय कर लेता है। उसके बाद जैतपुर, भरतपुर ये 1849 ईस्वी में विलय करता है, बंगात को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। देखिएगा अक्सर हमको देखते हैं कि कहता है कि झांसी की रानी खूब ररी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की रानी ना इसी के लिए लड़ाई की थी कि मैं ना दूंगी, अर्थात वो राज्य जो विलय करने का बात था तो मैं ना दूंगी, वो अपने राज्य के लिए ले रहे थे। खैर बहुत बढ़िया बात है कि 1857 के विद्रोह में वहाँ के लोगों ने फिर भारतीय जनता को सपोर्ट किया, हमारे जो 1857 के नायक थे उसको सपोर्ट किया। लेकिन मेन मुद्दा यही वाला मुद्दा था कि डलहौजी की व्यापगत नीति के तहत बहुत सारे राज्य जो है उसमें झांसी भी था, और ये झांसी की राज्य जो है उसको डलहौजी अपने में मिला लेता है। यहाँ पे याद रखने वाला बात है, जैसे ही डलहौजी यहाँ से भारत जाता है तो इस नीति के लिए बहुत ज़्यादा किरकिरी होती है और ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इसको बहुत कहासुनी भी होता है। तो डलहौजी को वापस जाते ही 1857 का विद्रोह होता है, और हो भी क्यों ना, सारे देसी राज्यों को आप अपने में मिलाइएगा और वो भी कुशासन के आधार पर, फिर हड़प नीति के आधार पर, अर्थात उत्तराधिकार का वैध मामला ना हो उसके आधार पर, तो वहाँ पर तो विद्रोह होना ही होना है। और बाद में देखते हैं कि 1857 का विद्रोह होता है, और जैसे ही 1857 का विद्रोह में 1858 में ब्रिटिश सरकार ने, फिर 57 में हम देखते हैं कि महारानी विक्टोरिया घोषणा करती है विद्रोह के बाद, अर्थात 58 में ये घोषणा करती है, तो वहाँ पे देसी राज्यों के प्रति अधीनस्थ सिंह की नीति अपनाता है, अर्थात कहता है कि इसके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मुख्य रूप से 3 गवर्नर, खास करके ये रॉबर्ट क्लाइव हो गया, वेलेस्ली हो गया, डलहौजी हो गया, भारत में जो एक सीमा रेखा था अंग्रेज का, खास करके आया था व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करते करते उन्होंने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और सफलतापूर्वक वो हस्तक्षेप करता है। तो याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा कि क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी राज की नींव डाली, वारेन हेस्टिंग्स ने उस नींव को मजबूत किया, कॉर्नवालिस ने इमारत खड़ा करने का प्रयास किया, वेलेस्ली ने उस इमारत को पूरा किया और बाद के गवर्नर जनरल ने उसको अंतिम शक्ल दिया। इस बात को याद रखिएगा। देखिए रेगुलर रूप से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और यहाँ पे देखिए मेरा एक कह सकते हैं लिमिटेशन होता है पढ़ाने के लिए, चूँकि हर एक चीज़ ओवरलैप करता है। अगर मैं वीडियो को खींच दूंगा ना तो वह पौन घंटा का 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि शॉर्ट वे में सिस्टमेटिक तरीक़ा से चीज़ को बताते चलूँ, और एक ही चीज़ को यहाँ बताने लगेंगे तो वो फिर होगा नहीं। फिर कंपनी आया कैसे कैसे क्या, वो मेरा ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, तो आप थोड़ा सा शिद्दत के साथ दूसरा वीडियो भी सर्च कर लिया कीजिएगा, देख लिया कीजिएगा। तो मेरा जो तीसरा टॉपिक था भारत और ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, यहीं पर हम एंड करते हैं। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।